Hello everyone, my name is Karthik Sharma. I am a chartered accountant and a CFA charter holder. Today we are going to discuss about my journey that how I become a CFA charter holder. Okay, and it's not all about academics. It's an emotional roller coaster ride, and I know that you will enjoy a lot. It's all about the mindset, guys. ठीक है? तो पहले हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि कब मैंने L1, L2 एंड L3 क्लियर किया एंड किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा था वो भी हम आगे समझेंगे. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. तो मैंने L1 क्लियर करा था फरवरी 24 अटेम्प्ट में, L2 क्लियर करा था अगस्त 24 अटेम्प्ट में एंड L3 क्लियर क्लियर किया था अगस्त 25 अटेम्प्ट में एंड दिसंबर 25 तक मेरा चार्टर आ चुका था, सीएफए चार्टर. ओके. एंड सर आपने प्रिपेयर करना कब स्टार्ट किया था और आपने एनरोलमेंट कब किया था वो भी बता दो. बताता हूँ. तो भाई मैंने एनरोलमेंट करा था अराउंड जुलाई अगस्त में 23 में सीएफए L1 एग्जामिनेशन का एंड फुल थ्रॉटल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी नवंबर मिड में. ठीक है. एंड इससे पहले पूरी सीक्वेंस को मैं पूरा अच्छे तरह से डिस्क्राइब करूँ, आई जस्ट गिव अ brief background about me. So I have rejoined the organization again in July 23, 20. The date was 27 July 2023. Okay, I have joined the organization and in the financial planning analysis domain, and right now I'm also employed as a senior financial analyst. सो आपको एक बात ये पता होगी अगर इफ यू नो अबाउट द एफपीएनए प्रोफाइल कि ड्यूरिंग द ईयर एंड द वर्क गेट्स एक्सप्लोडेड अराउंड नवंबर से लेकर फरवरी तक बिकॉज बजटिंग की नेक्स्ट साल के बजट का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है एंड आपका ये फोरकास्ट और एक्चुअल का कंपैरिजन एओपी का ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्क्रैच अप होता है कि मतलब बॉटम से बन रहा है, टॉप डाउन से लीडरशिप से नंबर आ रहे हैं, फिर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, क्या नंबर रखना चाहिए, कितने टारगेट्स बिजनेस मीट कर सकता है, तो ये सब चीजें चलती हैं. जस्ट हैव दिस कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट. ठीक है. अब नवंबर मिड में मैं खड़ा हूँ, राइट. जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मैंने अब तक क्या किया. मैंने क्योंकि मैंने ऑर्ग नए जॉइन करी थी एंड मैंने आपका रेगुलर ट्रेनिंग्स भी चल रही थी, पोर्टफोलियो भी हैंडल हो रहे थे, तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क आई वाज गोइंग थ्रू ऑन दैट पार्ट. ठीक है. फिर मैंने स्टडी कितनी करता था मैं 4 टू 6 आवर्स ऑफ पर वीक स्टडी करता था. इट्स अ पर वीक. ओके. इट्स अ पर वीक, इट्स नॉट पर डे, इट्स अ पर वीक. एंड नॉर्मली इसमें मैं क्या करता था कि यूट्यूब पे नॉर्मली वीडियोस पड़ी हुई हैं वो देख ली, सब्जेक्ट ओवरव्यू ले लिया, तो सब्जेक्ट का नॉर्मली ओवरव्यू लेता रहा. अब नवंबर मिड में एक बात हिट हुई कि भाई एग्जाम तो भैया फरवरी में और अभी तक कुछ प्रिपेयर करा नहीं है एंड इट्स अ हेल लॉट ऑफ सिलेबस दैट इज अवेलेबल. 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट में मास्टरी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर द सेम. जो कंपटीशन राइट नाउ इज वेरी हाई, राइट. और आप इंडिया में रह के इंडिया के बच्चे जो कंपटीशन नहीं कर रहे. ठीक है. आप वर्ल्ड में सारे जो सीएफए कैंडिडेट्स हैं उससे साथ compete कर रहे हो, सो एंड दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. यूएस की अलग है, यूके की अलग है, तो वो अलग बात होगी. ठीक है. नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नवंबर मिड में क्या कंफ्यूजन चल रहा था मेरे दिमाग में वो बताता हूँ. हो सकता है कि आप में से कोई इसको फेस कर रहा हो एंड नॉर्मली सभी फेस करते हैं. तो दैट कंफ्यूजन आई टर्म्ड एज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्यों रखा सर आपने नाम? क्योंकि मैट्रिक्स मतलब कंफ्यूजन का ऐसा जंजाल है कि आप आपको आखिरी में सेल्फ डाउट ही होना है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलना. I'll explain you. So if you are a working professional, so you also have a job pressure, right? So job pressure is not termed as a regular job thing because रेगुलर जॉब करते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज रूटीन वर्क होता है, चलता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं. मगर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, जैसे मेरा केस समझ लो, मैं एफपीएनए में हूँ, तो ये फरवरी तक बहुत ज़्यादा लोड रहता है। नवंबर से फरवरी तक बजटिंग की पूरी एक्सरसाइज़ ये सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, राइट? सो जॉब प्रेशर भी है, ठीक है? और मैंने यहाँ पर मतलब कि जब मैं नवंबर मिड में खड़ा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम लॉस्ट कर दिया, राइट? अगस्त से अभी तक बहुत टाइम था। हो सकता था कि मैं बिग-बिग सब्जेक्ट्स निपटा देता, जैसे एफएसए और कॉन्ट्स निपटा देता, बट मैंने बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया है। तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जॉब प्रेशर और मैंने ऑलरेडी टाइम लूज़ कर दिया था, उसकी वजह से एक हेवी प्रेशर बढ़ता जा रहा था दैट यू नीड टू परफॉर्म इन दैट सिनेरियो. बट मैं आगे बढ़ता कि भाई मैं चलो करता हूँ, तो उसके बाद एक चीज़ बहुत पीछे खींचती थी। वो क्या? कि यार इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ टीचर्स अवेलेबल है, इतनी सारी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, तो व्हाट टू फॉलो? ओके. एंड यू आल्सो हैव दैट थिंग राइट कि क्या चीज़ हम फॉलो करें? तो मैंने एक
नॉर्मली उस टाइम पे मैंने एनालिसिस किया था जब तो 17 टू 19 टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल थे सीएफए के, राइट? तो मैं सर किससे लूँ? मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट इंडिया कि बाहर के भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन इतने सारे टीचर अवेलेबल थे। इसमें कुछ कैटेगरी ऑफ टीचर्स होते हैं, मैं एक बार बताता हूँ आपको, जो एक तो आपका इन डेप्थ कवर करते हैं, इन डेप्थ कवर करते हैं कुछ, कुछ प्रैक्टिकली ही भी दिखाते हैं आपको, ठीक है? और कुछ आपको शॉर्टकट्स बताते हैं। तो आइडियली सिनेरियो में मेरा जो ओरिएंटेशन रहता है, वो ओरिएंटेशन रहता है कि अगर मुझे इन डेप्थ नहीं पढ़ा मैंने, तो मैं उसे अटेम्प्ट भी नहीं करूँगा। ये बहुत पहले से है, साइकोलॉजिकली बिल्ड है मेरे अंदर कि मैं नहीं अटेम्प्ट करता उस चीज़ को। तो मुझे इन डेप्थ भी चाहिए था, मगर मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं शॉर्टकट की तरफ भी जाना चाह रहा था, मगर कुछ नहीं हो पा रहा था। आखिरी में जाके एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा था कि जितना एनालाइज़ करता था, उसका कोई आउटकम नहीं निकल रहा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड इस सारे chaos में, इन सब चीज़ों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ आती है कि सेल्फ डाउट। क्या करें? कि मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट? एंड आई एम ऑलरेडी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सी इमेजिन योरसेल्फ कि मतलब I've cleared IPCC both groups together, right, in a short span of time with minimal resources or with 2-3 coachings only. तो जस्ट एनालाइज दैट थिंग कि मैं CFA L1 को जाके फेल ही कर रहा हूँ और वो अराउंड कॉस्टिंग बहुत होती है भाई, 1.5 लाख रुपए डूब जाएँगे आपके, ठीक है? तो ये समझो आप कि किस तरीके से प्रेशर इंटरनली भी फील होता है। सो इट्स ऑल अबाउट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स because of the external pressure and because of the internal pressure that is built on, and you need to perform on that part. आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें आते हैं इवन बिकॉज़ ऑफ द लेज़ीनेस कि दे विल परफॉर्म लेटर, जैसे मेरे केस में हुआ कि भाई कि बाद में कर लेंगे और करते-करते नवंबर का मिड आ गया। आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन दैट पार्ट, राइट? तो अब मैंने करा क्या है, मेरी L1 की स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने किस तरीके से आगे बढ़ा हूँ, राइट? तो मैंने उसके पिन पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं डिटेल में भी समझाऊँगा, होपफुली कुछ आपके काम आ सके। जब बट जस्ट मैं उसके लिए कुछ केवियट भी दूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने CFA L1 की स्ट्रैटेजी क्या लगाई? तो पहले मैंने चूज़ करा सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ? सर क्या सेल्फ बिलीफ? हाँ भाई, सेल्फ बिलीफ खोखला है। खोखला है सेल्फ बिलीफ। कोई आपको कहता है कि खुद पर बिलीव करो। खुद पे तो बिलीफ है ही मुझे, ठीक है? बट उस बिलीफ के पीछे भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए। मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को मैं बिलीव कर सकता हूँ ना। तो यू विल बिलीव ऑन योर स्ट्रैटेजी, राइट? दैट्स उसके बाद ही आप खुद को बिलीव करते हो ना। यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ मीन्स यू आर बिलीविंग इन योर स्ट्रैटेजी, राइट? एंड फॉर माय स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। उसके लिए आपको सेकंड पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है कि नवंबर मिड में आके मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन था, कोर पे जाऊँ या कोचिंग पे जाऊँ? कोर या कोचिंग? अब कोचिंग का पता है आपको कितनी क्लासेस मिलती हैं। एफएसए की 60-70 घंटे की क्लासेस मिलती हैं भाई, एफएसए इतना कवरेज है भी उसके अंदर। मतलब आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ अ टीचर, वो आपको जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं हाँ, एफएसए में, राइट? वो भी पढ़ाते हैं। अमेंडमेंट्स आई हैं सर? हाँ, 2019-2020 के अमेंडमेंट्स भी पढ़ाएँगे आपको 2025 में। पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ोगे यार। यू वांट रेलेवेंट कंटेंट ओनली जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, राइट? वो आके चली गई, हमें उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? बट आई वुड नॉट टेक एनी नेम्स राइट नाउ, ओके? अब दूसरी पॉइंट पे आता है कि कोर, यार कोर ह्यूमंगस है, कोर को कैसे कवरेज कवरेज करें? कोर ह्यूमंगस है, हाँ, कोर बहुत बड़ा है। मैंने अपने L3 के बाद एक एनालिसिस किया था, सो फॉर द CFA L1 टू L3 देयर आर टोटली, रफली बताता हूँ, टोटली चैप्टर्स या लर्निंग मॉडल्स जिसे हम बोलते हैं, अराउंड 250 है, ओके? एंड जो टोटल नंबर ऑफ पेजेज़ हैं, कवर्ड है, वो अराउंड 10,000 पेजेज़ है। 10,000 पेजेज़, राइट? कितना बड़ा नंबर है भाई ये? बहुत बड़ा नंबर है ये। अभी जो 10,000 पेजेज़ है ना, ये 10,000 पेजेज़ जो कन्वर्ट होंगे आपके, ये पर लेवल पे होंगे। तो 3-3 हज़ार पेजेज़ का सब मान लो कि भाई 3,000 इसका है, 3,000 इसका है, 3,000 इसका है। बट एक बात तो ये समझो ना कि ये एक पेज का ओरिएंटेशन आपके नॉर्मल रजिस्टर में 4 पेज के बराबर है, जो आप लिखने चलोगे। एंड वो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि भाई रट के चले गए। भाई पहली बात तो रटना इम्पॉसिबल है, 3,000 पेज कौन ही रटेगा, राइट? और अगर तुमने रट भी लिया, तो रटा हुआ तो पूछेगा नहीं।
वो तो एनालिसिस करके पूछेगा, अब वो कहाँ से लेके आओगे, राइट? सो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन ये चल रहा था कि भाई कोर करूँ या कोचिंग करूँ? तो आई हैव चोज़न द कोर ओवर द कोचिंग। क्या-क्या बात कर रहे हो सर, 2 महीने में कोर भी निपटा लिया, 3000 पेजेज़ का लगभग, क्या बात कर रहे हो? नहीं, नहीं, पूरा वो नहीं पढ़ा। राइट, दैट्स व्हाट आई हैव इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि जस्ट टेक एवरीथिंग एज़ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है? किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी आई हैव अ बैक ऑफ नॉलेज, राइट? मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मैंने टच कर रखा था सीए फाइनल्स में, राइट? एज़ अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब होता था, अब के टाइम पे शायद एएफए में, तो मैंने उस टाइम पे टच कर रखा था, ठीक है? मैं पढ़े हुए तो 4-5 इयर्स हो गए, राइट? तो मगर टच तो कर रखा था, तो आई हैव सम बैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ओवर द पीरियड्स मैंने जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसकी वजह से मेरा ग्लोबल इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को देखने का नज़रिया इट हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड। ओके, वी विल डिस्कस देम अ लेटर पार्ट, ठीक है? तो मैंने किस तरीके से कोर की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, वो बताता हूँ। तो मैंने पढ़ी थी पहले कोर की समरी। नॉर्मली मैं हर सब्जेक्ट के लिए यही करता था। पहले मैंने एक चैप्टर उठाया, उसकी कोर की समरी पढ़ी, ठीक है? उसके मैंने इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस पढ़े। ये मेरा हो गया लर्निंग मटीरियल, जो मैं हर एक चैप्टर के लिए प्रिपेयर करूँ। ठीक है? लर्न इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन आपका नॉर्मली चैप्टर्स के बीच में दे रखी होती है और क्वेश्चन के मतलब चैप्टर एंड क्वेश्चन, ठीक है? एंड जो मैंने कैंडिडेट रिसोर्सेज़ करता था इसके साथ, कैंडिडेट रिसोर्सेज़ जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है आपको, उसको मैं किस तरीके से पढ़ता था, उसको मैं एक टेस्ट की तरह लेता था कि इफ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर, so I should score what I should score, right? I should score more than 70%. मीन्स मेरे 70% क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाके मैं 70 परसेंटाइल से ऊपर जाऊँ, ऐसा मेरा एस्टिमेशन था। तो क्योंकि 70 परसेंटाइल से ऊपर जाओगे तभी तुम पास कर पाओगे, ये नॉर्मली है। आपको जो 40% 50% का रिजल्ट आता है, उसका बेंचमार्क यही रहता है, अराउंड अराउंड रहता है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी डाल लो तुम, 5% का 5-6% के ऊपर नीचे के स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दो, तो वही रिजल्ट बनेगा, राइट? तो मैंने हर चैप्टर के लिए ये चीज़ फॉलो करी थी। अब इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कवरेज और वर्सेस रिवीजन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट लेट मी रब दिस थिंग। हुँ, ठीक है। ओके, नाउ कवरेज पार्ट। सर सारा कवरेज करके चलें या फिर हम रिवीजन को किस तरीके से मैनेज करें? देख भाई, ये इंडियन एग्ज़ामिनेशन तो नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरा 1/3 मार्क्स काट लेगा, पेनलाइज़ कर देगा। ये यूपीएससी का तो एग्ज़ाम नहीं है, राइट? जिसमें मैं अपनी कट ऑफ 200 में से अराउंड 80 और 90 के बीच में रखूँगा और मैं कहूँगा वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। आई एम पेनलाइजिंग द स्टूडेंट फॉर डूइंग द मिस्टेक, राइट? नॉर्मली सोसाइटी में भी ये होता है, वी आर नॉट एनकरेज्ड टू डू द मिस्टेक्स, और मिस्टेक करके ही हम सीखते हैं। विदाउट मिस्टेक करके तो कोई नहीं सीखता ना, राइट? और यही एग्ज़ाम पैटर्न में भी दिखता है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि भाई हम पेनलाइज़ करते हैं स्टूडेंट्स को कि तुम गलत करोगे, नो, नो, वी डिडक्ट द मार्क्स, राइट? So this should not happen, but we'll discuss this thing also in a separate video, ठीक है? Now first come back to the our topic कि कोर वर्सेस रिवीजन वाली बात हम कर रहे थे। तो कोर कवरेज वर्सेस रिवीजन के बारे में बात कर रहे थे। तो आपका पहली बात तो इसमें आपको कवरेज करनी है 100% की। सर क्या नई बात बता रहे हो 100% की कवरेज? भाई 100% की कवरेज है, यू आर रीडिंग द लास्ट पैराग्राफ of the last chapter in a particular subject, that is a 100% coverage, राइट? हर एक चैप्टर को पढ़कर ऊपर ऊपर से पढ़कर वो कवरेज नहीं होती, लास्ट पॉइंट तक आप पढ़ोगे उसे 100% कवरेज बोलते हैं, पहली बात। रिवीजन को आपको लैग नहीं करना है, आपको साथ में ही रिवीजन करना है। तो सर आपने कैसे रिवीजन कर लिया, 2.5 महीने में आपने रिवीजन भी कर लिया, कैसी बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ कैसे रिवीजन कर रहा था, ठीक है? नाउ मैं अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बताता हूँ। जस्ट टेक इट एज अ मंडे इन अ पर्टिकुलर वीक, मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो जो मैं चैप्टर मंडे को पढ़ता था, ठीक है? उसको मैं वेडनेसडे को रिवीजन करता था। वेडनेसडे को मैं क्या रिवीजन करता था? मैं वेडनेसडे को उसका ये वाला पार्ट, कोर समरी प्लस इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस फटाफट सरसरी नज़र से निकाल लेता था। सर पूरा चैप्टर करने में तो पूरा ज़्यादा टाइम लगता होगा।
नहीं भाई, समरी शुरुआत में पढ़ने में तो टाइम लगेगा, मतलब शुरुआत में समझने को टाइम लगेगा, किस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा है वो, राइट? उसके बाद तो 10 मिनट का फेयर है। इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन आपने एक पॉइंट पे आपने उसके ऊपर टाइम दे दिया, दोबारा रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो वेडनेसडे को करता था, वेडनेसडे के बाद मैं 2 दिन का गैप लेता था, फिर सैटरडे को, फिर इसको पकड़ के मैं इसे 7 दिन 7 डेज़ बाद करता था रिवीजन, ठीक है? बाय मैथ्स चलो, मतलब ये हर चैप्टर के लिए मैंने नहीं करा है, क्योंकि हर चैप्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का पहला चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, राइट? उसको इतना टाइम नहीं दूँगा, करेक्ट? उसको मैं 2 बार रिवीजन करूँगा। मगर जो उसका कैलकुलेशन पार्ट है, राइट? जिसमें हम परफॉर्मेंस फी कैलकुलेट करते हैं, 2/20 का जो स्ट्रक्चर फॉलो अप होता है, उसको मैं ज़्यादा रिवीजन करूँगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, करेक्ट? तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने इस तरीके से करा था। नॉर्मली ऑन एन एवरेज मैंने हर सब्जेक्ट वाइज़ चलेंगे, चैप्टर वाइज़ तो नहीं। हर सब्जेक्ट को मैंने 4 से 5 बार रिवीजन करा था बिफोर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर द 2 एंड 2.5 मंथ्स, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। द दिस इज़ व्हाट स्ट्रैटेजी दैट आई हैव अडॉप्टेड फॉर द रिवीजन। और कवरेज मेरा 100% रहा है, क्योंकि भाई एक बात समझो, अगर मुझे मेरे ऊपर कोई पेनलाइज़ेशन नहीं है, ओके, मुझे कोई मार्क्स कट नहीं कर रहा, तो मैं कर लेता हूँ ना गलती। सब में टिक के तो मारने, मार के आऊँगा टिक के। मुझे समझ में नहीं आएगा, मेरा बेस्ट एस्टीमेट मार के आऊँगा टिक का, और सही हो गया तो, और पास हो गया तो 1.5 लाख तो बच जाएँगे तेरे, बच जाएँगे नहीं बच जाएँगे, है ना? तो ये बात है। अब हम आगे चलते हैं कि मॉक टेस्ट वर्सेस सीएफए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं अपना बताता हूँ, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, L1 में नहीं दिया, L2 में नहीं दिया, L3 में दिया है, क्योंकि L3 इज़ वेरी मच रिगरस, राइट? विल टॉक अबाउट दैट थिंग, L3 थिंग। बट मैंने L1 और L2 में कोई भी मॉक्स नहीं दिया, मैंने सिर्फ सीएफए इंस्टीट्यूट के ये वाले, ये आपका कैंडिडेट रिसोर्सेज और आपका चैप्टर एंड क्वेश्चंस पे ही फोकस किया है। मुझे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, राइट? मुझे उसमें कुछ लिखना नहीं है। तो मगर जितना ज़्यादा मैं फ़ोकस रहूँगा, जितना ज़्यादा मेरा मुझे याद आएगा वहाँ पे बैठ के कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होना था, उतना बेटर चांसेस हैं मेरे परफ़ॉर्म करने के, राइट? अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये नहीं, इसके पीछे नहीं जाना कि किसी टीचर ने कह दिया कि 7 मॉक्स देने तो साथ ही साथ मॉक्स देने। यार टाइम मैनेजमेंट सीख ना, टाइम मैनेज हो गया ना तेरा एग्ज़ाम के अंदर, कि भाई तूने 2 मॉक्स दे दिए सीएफए इंस्टीट्यूट के, तेरा टाइम मैनेज हो रखा है कि हाँ भाई तूने नॉर्मल टाइम में तूने दोनों मॉक्स खत्म कर दिए। बट ठीक है, अब अपने चांसेस बढ़ा ना। तू क्या कोल्लू की बैल की तरह 6, 7, 7, 10, 12, 14, मैंने 15 मॉक टेस्ट देते हुए देखे हैं लोगों को। मगर फिर वहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि उतना रिवीजन नहीं हो पाता, उतना सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाता दिमाग, उतना एनालिसिस नहीं लग पाता। तो क्या पर्पस है इतने मॉक टेस्ट देने का? Don't get into those traps, right? They are just playing with your insecurities about clearing the examination or not. Think prudently. सोच भाई कि अगर मुझे वहाँ पे जाके याद ही नहीं आएगा, तो मैं सही टिक्का कैसे मारूँगा? नहीं मार पाऊँगा मैं टिक्का, राइट? सर यार टिक्का क्या बोलता है? ठीक है, नॉर्मली भाई जस्ट बी इंडियन, राइट? इफ यू व्हाट आई कैन से कि अगर आपको अपनी मातृभाषा पे ही हँसी आती है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। जस्ट खुल के बोलो, हिंदी बोलो, मलयाली बोलो, तमिल बोलो। इंग्लिश तो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इट्स नॉट फर्स्ट लैंग्वेज। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? अब बात आती है डेफरल वर्सेस रीशेड्यूल, ओके? तो ये बहुत कॉमन नोशन है कि एग्ज़ाम के पास आते-आते मुझे ऐसा लगता है कि डेफर कर देता हूँ एग्ज़ामिनेशन टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, और सीफी इंस्टीट्यूट तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना 12 महीने तक की, डेफर कर देता हूँ। और एक होता है ऑप्शन रीशेड्यूलिंग करने का, कि विदिन द एग्ज़ाम विंडो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 12 टू 16 फ़ेब तक का आपका एग्ज़ाम विंडो है। तो उसके अंदर मैं, अगर मेरा 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 14 तक को रीशेड्यूल कर सकता हूँ, उसके ₹20,000 लगते हैं, है ना? कुछ ऐसे ही लगते हैं, $250-300, मुझे ऐसी आइडिया नहीं है, मतलब पक्का नंबर नहीं पता, पर ₹20,000 लगते हैं, क्योंकि मैंने करा था। मैं बताता हूँ क्यों करा था। फॉर मी द रिविज़न बिकम्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टूल टू पास दिस एग्ज़ाम। मेरे पास, मेरे तुनीर में यही अस्त्र था कि भाई मैं किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्लियर करूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। सिर्फ़ वो भी कैंडिडेट रिसोर्सेज़ पढ़ के गए थे, सीएफए इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट नहीं दिए थे मैंने। तो मैंने सोचा था कि अगर मेरा रिविज़न मेरा फुल रहेगा, if I'll be able to remember each and everything before entering into the examination hall, तो भैया मैं क्लियर कर लूँ। अगर नहीं भी कर पाऊँगा तो मैं अपना बेस्ट शॉट दूँ। दिस वाज़ माय पर्सपेक्टिव, दिस वाज़ माय माइंडसेट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है? आई हैव गिवन यू ईच एंड एवरीथिंग विद द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव अडॉप्टेड इट, ठीक है? तो इसको करते-करते मैंने एग्जाम हॉल से बाहर निकला, ऑल्दो आई एम एबल टू अटेम्प्ट फुल लिस्ट,
इन फुलेस्ट मुझे ये था कि भाई ठीक है, एग्ज़ाम मुझे अभी लग रहा है पास नहीं होगा, बट मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी देखी जाएगी। एंड बाय गॉड ग्रेस, राम जी की कृपा से आई हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। ठीक है? चलो, अब L2 में चलते हैं। सो L2 ये अलग ही है। The kind of the depth that it demands, right? It's the next level. No course in the world will guarantee or will provide you this level of depth. And it's a very beautiful thing about CFA Institute. मतलब the PhD scholars would write, different PhD scholars would write your different chapters, right? तब आप कोर उठा के देखोगे तो पहले उनके 4-5 PhD स्कॉलर्स के नाम लिखे होंगे, CFA चार्टर होल्डर्स के नाम लिखे होंगे, जिन्होंने किसी टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च करा है, मार्केट इकोनॉमी, एसेट्स मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, सबके ऊपर डीप रिसर्च करा है, जब जाके वो मटेरियल लिखा गया है। द गोल्ड स्टैंडर्ड मटेरियल, राइट? तो वो आपको स्कॉलर लेवल तक लेके जाता है। ऑल्दो डिग्री का नाम सर्टिफिकेट है, आप उसे सर्टिफिकेट कहते हो, मगर आप स्कॉलर लेवल की नॉलेज लेते हो इस वाली डिग्री से। ओके, सो द डेप्थ इज वेरी मच इन दिस L2 एग्जामिनेशन। नाउ मैंने अपने L1 से एक बात ही सीखी थी कि अगर मैंने लेट स्टार्ट किया तो भाई L2 नहीं दे पाऊंगा। ओके, एंड और तो फिर मैंने सोचा कि भाई जैसे मेरा L1 का रिजल्ट आ रहा है, आई जस्ट गेट माय हेड डाउन एंड जस्ट स्टडी हार्ड। तो उस टाइम तक फिर मैंने 4 टू 5 आवर्स शुरुआत से ही देने स्टार्ट कर दिए थे, जब मेरा रिजल्ट आया था उसके बाद। मगर फिर रिजल्ट आने के बाद मेरे पास एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि भाई मैं अटेम्प्ट कौन-सा चुनूँ? ये वाला अगस्त अटेम्प्ट चुनूँ या इसके बाद वाला अटेम्प्ट चुनूँ? तो इसके लिए एक कंसिडरेशन जो मैंने आपको आपको पहले बताया था कि नॉर्मली इन द एफपीएनए आपका नवंबर मिड से फेब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बजट का, फ़ोरकास्ट का, कंपैरिज़न का, भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो मुझे उस प्रेशर में दोबारा फँसना नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ₹20,000 की उसकी कॉस्ट दे चुका था कि मुझे 1 दिन के लिए रिवीज़न के लिए रीशेड्यूलिंग करना पड़ा, राइट? मैं नहीं वो अफ़ोर्ड कर सकता था भाई, मैं नहीं कर सकता, तो मैंने शुरुआत से ही करा। बट इसके अंदर मैंने एक और काम किया, अपार्ट फ्रॉम सीएफए एल1, राइट? अब नॉर्मली आप सीए के एग्ज़ामिनेशन में ले लो या नॉर्मली कोई से भी करिकुलम को आप पढ़ोगे, तो इतनी डेप्थ नहीं अवेलेबल होती, राइट? तो मैंने इसमें क्या करा था कि L1 का कोर के कुछ पॉइंट्स, जब सपोज़ करो आप इन्फॉर्मेशन रेशियो के बारे में पढ़ रहे हो, इन्फॉर्मेशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ रहे हो या रियल एस्टेट के फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो, राइट? कि उसका प्राइस है, जो उसकी वैल्यूज़ किस तरह से डिसाइड होती है, कहीं पे लिखा नहीं होता। ये नॉर्मली जनरल पर्सपेक्टिव होता है। सॉरी, तो इसके लिए मैंने डेप्थ में पढ़ा था कोर को, ठीक है? डेप्थ में सारा नहीं पढ़ा भाई, दोबारा से कोई नहीं पढ़ सकता सारा, मैं नहीं पढ़ा सारा। जिसमें मुझे लगता था कि मेरा कॉन्फिडेंस इसमें डाउन है, तो मैं उसे पढ़ता था और उसका आइडेंटिफिकेशन का सिर्फ़ एक ही बेंचमार्क था, समरी। अगर मुझे L1 से समरी को पिकअप करना हो, कैसे? इसके लिए एक स्ट्रैटेजी है कि भाई L1 की मैं दोबारा से समरी उठाता था उस चैप्टर की, क्योंकि पीछे तो 10 के 10 सब्जेक्ट तो सेम ही है ना L2 में, उसका डेप्थ ही तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कवरेज है, आपका कवर ये आपका L1 है, ठीक है? और इसको आप समझो भैया अपना L2, राइट? तो ये चीज़ है। 10 के 10 सब्जेक्ट तो सेम है, तो मैंने क्या करता था कि L1 की मैंने समरी उठाई, समरी पढ़ी, राइट? इलस्ट्रेशन क्वेश्चन उसके नहीं पढ़े, फिर मैंने डायरेक्ट L2 की समरी उठाई उस चैप्टर, उसे पढ़ा। उसके अंदर जो एडेड पोर्शन था, मैंने उसको थोड़ा हाइलाइट किया, उसको हाइलाइटर मारा और उसको देखा कि चलो ठीक है, इस साइड में रख लिया। अब इसके इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन पे गया, अगर मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूँ सही है, नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर उसके कोर में गया कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, इसे सॉल्व करते हैं। एंड देन फिर उसका प्रोसेस सबका सेम है कि इलस्ट्रेशन करा, उसके बाद चैप्टर एंड क्वेश्चन करा, फिर कैंडिडेट रिसोर्सेज करा एज़ अ टेस्ट, उसके बाद एग्ज़ाम देने चले गए। ये सब कुछ हुआ। बट एज़ यू नो कि मैंने जुलाई 23 में ऑग जॉइन करा था, अब मुझे हो गया है, क्या कहते हैं, आपका अगस्त तक आते-आते 1 साल हो गया था, तो नॉर्मली पोर्टफोलियोज़ मल्ट और ऐड ऑन लगे। सो नाउ माय पोर्टफोलियो बिकम मल्टी-मिलियन पोर्टफोलियो, आई एम हैंडलिंग अ डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अकाउंट्स एंड डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? तो अब थोड़ा जॉब प्रेशर पे था, तो रिविज़न का फिर वो पंगा आ गया था एक पॉइंट पे। अब मैंने एक चीज़ जो ऐसी करी है, जो मुझे मैं नहीं बताना चाह रहा था, बट ये नॉर्मली लोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जस्ट डू नॉट ट्राई दिस, ओके? डू नॉट ट्राई दिस। मैंने करा था 24 आवर स्प्रिंट। क्या सर? बताता हूँ, रुको। तो 24 आवर स्प्रिंट मैंने जो किया था, वेट अ सेक, लेट मी रब दिस। तो सपोज़ करो मेरा एग्ज़ामिनेशन अभी 12 बजे है सुबह, ओके? 12:30
30 लिख लेते हैं, 12:30 PM है, राइट? तो मैंने सुबह 7 PM है, उसी दिन का सुबह 7 PM है, एक दिन पहले 7 AM, तो AM, PM नहीं है, ये AM है, ठीक है? तो मैं बताता हूँ। तो मैंने 24 आवर्स कंटिन्यूअसली स्टडी करा था, जस्ट टू, और वही फितूर था दिमाग के अंदर कि भैया वो सारा आखिरी दिन रिवीजन रहना चाहिए, राइट? यू वोंट बिलीव दैट कि अब 24 आवर्स कोई भी पढ़ सकता है, नहीं कोई पढ़ सकता, भाई मैं पढ़ सकता हूँ। इस आई हैव दैट फैकल्टीज ऑफ माइंड, ठीक है? ऐसा नहीं है, ओके? मैं करा था तो मैंने इसलिए बताया, मगर आपको नहीं करना था, क्योंकि पॉइंट मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ कि मेरी गलती हो गई एंड मैंने L2 भी पास कर लिया। द कॉन्फिडेंस हैज शेकन, आई कुड नॉट गिव माय बेस्ट, मीन्स मैंने जो L1 में 100% बेस्ट दिया था एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ठीक है, रिजल्ट तो देखी जाएगी, बट आई हैव गिवन माय 100%। यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस अराउंड 70 टू 80% था, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रिकी हो गया था। इफ आई वुड हैव स्लेप्ट बेटर, इफ आई वुड हैव टेकन फूड बेटर, सो मेरा आउटपुट या मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो सकता था, ठीक है? ऐसा भी नहीं करना है। एक मैं बहुत ज़्यादा मिसनोमर है इंडस्ट्री के अंदर कि सब टीचर्स रिकमेंड करते हैं, मैं खुद रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी, कि भैया 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि अब तो तुमने पढ़ाई कर ली, अब क्या फ़ायदा है? अब तो जो एग्ज़ाम में आना है वो तो आना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू गिव योर बेस्ट टिल लास्ट पॉइंट, कि बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्ज़ाम हॉल 10 आधे घंटे पहले छोड़ दो किताब, मगर उसके आधे घंटे पहले तक तो पढ़ता रहना नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से, कि भाई तुमने स्लीप और फूड अच्छा लिया मगर पढ़ता रहे। क्योंकि जो लास्ट पॉइंट पे तुम्हें याद रहेगा ना, वो ही तुम एग्ज़ाम में लिख पाओगे, कर पाओगे, राइट? ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने अपना क्या कहते हैं इंटरनलाइज़ बिल्कुल ही बिल्कुल कर लिया। सब कुछ सब कोई इंटरनलाइज़ नहीं कर सकता। कंटेंट इज़ ह्यूज। L2 में L1 में कहाँ से कर लेगा भाई? नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसलिए अपने आपको प्रेशराइज़ इतना भी नहीं कर लेना कि बिल्कुल ही बिल्कुल हमने फिर परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाए एग्ज़ाम डे पे। बट हाँ, ठीक है, हम पढ़ेंगे ज़रूर। हम ये नहीं करेंगे कि हम किताब छोड़ देंगे और देखेंगे कि हमने कितना परफ़ॉर्म करेंगे आगे। डू नॉट ट्राई दिस, मीन्स आई हैव नेवर गॉन इंटो दैट थिंग, ठीक है? मैंने कभी ये बाय नहीं करा किसी भी टीचर से। सारे टीचर्स बोलते हैं, होगा उनके साथ एक्सपीरियंस अलग होगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ टू ऑल दोज़ स्टूडेंट्स ऑफ माय टू व्हॉम आई मेंटर, ठीक है? और इसमें आपका क्वेश्चंस का सिनेरियो बदल जाता है, ठीक है? ठीक है? 22 मिनट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ आइटम सेट, जो ये कह सकते हो आप 9th और 10th में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता था, मगर उसमें क्या कर लेते थे, उसमें हम जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसके अंदर से ही निकाल के आंसर लिख लेते थे। मैं तो यही करता था, मेरी इंग्लिश वीक है काफ़ी, तो इसलिए मैं तो यही करता था। अब इसमें नहीं है ऐसा भाई, यू नीड टू एनालाइज़ ईच एंड एवरीथिंग, वो नंबर्स हेवी होगा और उसमें पूरा एनालिसिस लगेगा इंडस्ट्री का, सेक्टर का, अगर किसी सेक्टर के बारे में पूछा है या इंडस्ट्री के बारे में पूछा, सब कुछ एनालिसिस लगेगा, फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट कर पाओगे एंड वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है, ठीक है? तो इसमें सिनेरियो बदल जाता है, मगर इसमें भी टिक्के-टिक्के वाली बात है, तो 100% ही अटेम्प्ट रहेगा एंड इसमें सिर्फ इतना है रिमेम्बरेंस का, कि रट्टा नहीं मारना है, समझकर इंटरनलाइज़ करना है और याद रखना है। उसका सिर्फ एक ही सिनेरियो है जो मैंने बताया, कि लास्ट तक पढ़ते रहो और लास्ट के 2-3 दिन में थोड़ा लोड कम कर दे, मगर पढ़ना मत बंद कर, ठीक है? ये हो गया L2, अब हम चलते हैं L3 पे। अब L3, L3 में भैया एक जैसा केवियट, कोई शॉर्टकट नहीं है L3 का। बहुत सारे स्टूडेंट्स फँसे हुए हैं L3 में, L3 क्लियर ही नहीं होके दे रहा। जो आपका रिज़ल्ट आता है, बॉर्डर लाइन पे रिज़ल्ट आता है, एमपीएस आता है, यहाँ पे होता है और स्टूडेंट कहाँ पे अटकता है? यहाँ पे अटकता है, यहाँ पे अटकता है स्टूडेंट, या मोस्टली स्टूडेंट तो यहाँ पे अटकता है जो बहुत सीरियस स्टूडेंट है, अदरवाइज़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी अटकते हैं। इस लाइन से ऊपर आओगे तो पास हो जाओगे, करेक्ट? तो ये वाली बात रहती है, तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो L1 क्या बताता है आपको? L1 आपका टेस्ट करता है व्हाट एंड व्हाई, क्या है और क्यों है, एंड दैट्स व्हाई द कवरेज इज़ ह्यूज, करेक्ट? एंड L2 आपका डेप्थ टेस्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल और क्रिस्पी है, राइट? एट एनी पॉइंट अगर आपने कोई भी चीज़ मिस करी, तो आप ये समझ लो आपका पूरा प्रोसेस गलत हो जाएगा, सम एनालाइज़ करने का, करेक्ट? एंड L3 इन सब दोनों का भाग है, कि L3 में आपको एप्लीकेशन बताना है, रियल कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो देंगे आपको और मिक्स्ड फॉर्मेट क्वेश्चन है।
मिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? यहाँ पे तो आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा। नॉर्मली मुझे अभी याद है कि L3 के एग्ज़ामिनेशन में जो बेंचेस हैं अवेलेबल, एक जगह पे थोड़ा ऊपर-नीचे की बेंच अवेलेबल थी, ठीक है? स्कूल में ही होता है नॉर्मली स्कूल या कॉलेज में होता है एग्ज़ामिनेशन। तो यार जो एक मेरे साइड वाला कैंडिडेट था, वो जो कीबोर्ड पे टाइप कर रहा था, वो खट, 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 खट इतनी तेज़-तेज़ आवाज़ आ रही थी, इसकी कोई हद नहीं। इतना सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस भी होता है, तो उसको भी मैनेज करना होता है आपको। एग्ज़ाम हॉल में कुछ नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या हो जाता है, ठीक है? तो L3 में मिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है सर, तो हमें लिखना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है? एक सबसे बड़ी गलती, ये यहाँ पे फ़ॉल करने की, ये यहाँ पे फ़ॉल करने की। बताऊँ क्या है? पैरा में लिख दो। एग्ज़ामिनर को ये कह दो तुझे बैठना पड़ेगा आधा घंटा समझने के लिए कि मुझे समझ। वो एग्ज़ामिनर है क्या है? वो चेक ही कर रहा है भाई। वो चेक करेगा, बताएगा तुम्हें, राइट? ऐसा नहीं है ना तुम उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो बर्डन अपना। शॉर्ट में लिखो, क्रिस्प में लिखो, काम खत्म करो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक ये आया कि मैंने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन आया कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को अगर मैंने पोर्टफोलियो में अपने इंक्लूड करा तो उससे मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ जाएगा, इतना परसेंट बढ़ जाएगा और पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स है। क्या डिटेल्स है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मेरा कितना बढ़ जाएगा। सपोज करो शार्प रेशियो पूछ लिया उन्होंने, तो भाई वो बंदा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लिखे, पूरा पैराग्राफ में लिखे, स्टेप्स दिखाए, सब कुछ लिखे, नहीं। शॉर्ट में लिखो कि अगर मैंने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करा, तो मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 2% से बढ़ जाएगा जो नॉर्मल पोर्टफोलियो में है। और उसका ये लिख दो कि नॉर्मल पोर्टफोलियो में कितना मेरा रिटर्न आ रहा था, एडजस्टेड पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न आ रहा है, काम खत्म। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके ऊपर उसके पास सब कुछ अवेलेबल है ना, वो शॉर्ट में चेक करेगा, काम कर खत्म करेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा क्या है कि तुमने उसको स्टेप्स भी निकाल के दिखा दिए कि तुझे नहीं पता रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, मैं बताऊँ। ऐसा नहीं करना भाई, वो मार्क्स काट लेगा और 1.5 से 2 लाख रुपए घुसा देना, इट्स नॉट अ लॉजिक, करेक्ट? नाउ नाउ यू विल बी वंडरिंग कि सर कि ये तो सब आपने बता दिया, बट कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कॉमन स्ट्रैटेजी है कि आपने तीनों में अप्लाई करी, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं अपने कि जो मैंने तीनों लेवल पे स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, तो इंडिविजुअल लेवल वाइज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता दी मैंने आपको, मगर अब आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हो एट एनी लेवल, मीन्स अगर आप किसी भी पोजीशन में अभी अवेलेबल हो, मतलब मे बी योर सिचुएशन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम माय सिचुएशन, राइट? तो आप किस तरीके से उससे बाहर निकल सकते हो, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज अ 4 स्टेप प्रोसेस एंड यू नीड टू बी वेरी फोकस ऑन दैट, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर व्हाई, कि भाई सीएफए चार्टर क्यों चाहिए, क्यों चाहिए सीएफए चार्टर? प्लस इसमें एक पॉइंट मिस हो गया, व्हाट इज ऑन स्टेक। स्टेक पे क्या लगा हुआ है? खाली पैसे थोड़ा ना लगे हुए हैं, टाइम इन्वेस्ट लगा हुआ है, टाइम टाइम की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है आपकी, आपके इमोशंस इन्वेस्ट हो रखे हैं, आपके पेरेंट्स की होप इन्वेस्ट हो रखे हैं, राइट? राइट इट डाउन, सिंपली राइट इट डाउन, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद एक पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट बनाना लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, आप L1 में हो, L2 में हो, उसकी तरफ से लिख लेना, आई एम सीएफए चार्टर होल्डर वर्किंग इन टॉप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म एट टॉप लेवल। मैंने ये एज एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है? ये मेरा गोल है, सपोज करो ये मेरा गोल है और मैंने ये लिख लिया, करेक्ट? तो ये आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा एंड आप सुबह रोज सुबह इसे पढ़ोगे और उसके नीचे आप अपना वाई एंड व्हाट इज ऑन स्टेक भी पढ़ोगे रोज सुबह, कहीं भी चिपका ले भाई, वॉशरूम में चिपका ले, कहीं भी चिपका ले, बेडरूम में चिपका ले, स्टडी टेबल के पास चिपका ले, कहीं भी चिपका ले, मगर रोज पढ़ इसे, ठीक है? सेकंड स्टेप आता है बिल्ड योर ओन सिस्टम।
सर सिस्टम कैसे बना है? मैं बता दूँ सिस्टम कैसे बना है। सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ़ एक एनालिसिस काफ़ी है, कुछ नहीं करना, स्वॉट एनालिसिस करना। सर ये तो नॉर्मल बात होगी सर, कैसी बात कर रहे हो? स्वॉट एनालिसिस, ये तो दो दुनिया बताती है स्वॉट एनालिसिस, पता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। करेंगे आज? वेट, रुक जा, रुको भाई, बताता हूँ क्या करें। एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। जो सब बताते हैं वैसे नहीं करना है, स्वॉट एनालिसिस मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है? सो लेट्स टेक दिस एज़ अ मेट्रिक। सो यहाँ पे SWOT, राइट? तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, लिख लेते हैं। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है? नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका कुछ बैकग्राउंड है, जैसे कि अगर आप सीए फाइनल में हो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आपने ये वाले सब्जेक्ट्स जो सीएफए के पढ़े हैं, तो उसमें से कोई सब्जेक्ट के साथ आप acquaint होंगे, राइट? मीन्स यू नो सम ऑफ द टॉपिक्स इन दो सब्जेक्ट्स, राइट? सपोज करो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट? मैं तो ऑब्वियसली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ एफएसए है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट, राइट? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वैसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरी ये स्ट्रेंथ है, एफएसए। तो ये मेरी स्ट्रेंथ होगी। मेरी वीकनेस क्या है? मैं अकाउंटेंट हूँ, बट मैंने आज तक जीवन में कॉन्ट्स नहीं करा, राइट? तो कॉन्ट्स मेरी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट सबके लिए सिमिलर है। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है सीएफए एग्जामिनेशन में, वो बताता हूँ। लास्ट 3 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट एक्सेप्ट एथिक्स, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। इससे बड़ा थ्रेट ही नहीं है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा वो और सारे गलत हो जाए, और फिर बोलोगे फेल कैसे हो गए, राइट? तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है। इसे काउंटर क्या करना है, क्या मैं बताता हूँ अभी। अपॉर्चुनिटी, स्मॉल एंड इजी सब्जेक्ट, कौन कौन से होते हैं सर इस कैटेगरी में? कॉर्पोरेट इशूअर या कॉर्पोरेट फाइनेंस, कुछ भी बोलो, या फिर आपका, आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इजी है, इजी है। तो इजी क्यों है सर? L2 में तो भाई साहब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी है, जहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, और आपका एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी करके भी एक टर्म है वहाँ पे, अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी भी है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है, तो सर नॉर्मल कैसे हो गया? तो बहुत हार्ड है, बहुत टफ है भाई, उसमें से इतना हार्ड नहीं पूछेगा वो, क्योंकि इतनी क्लैरिटी इंटरनल किसी को भी नहीं होती। हेज फंड्स आर नॉर्मली वेरी एम्बिगुअस इन डिस्क्लोजिंग व्हाट दे हैव डन, राइट? सो दिस इज द थिंग। तो अपनी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को आपको कैप अपॉर्चुनिटी को आपको कैपिटलाइज करना है। मीन्स कैपिटलाइज सर कैसे करें? कैपिटलाइज तरीके से करना है, यू शुड हैव जीरो नेगेटिव स्कोर, 0% नेगेटिव स्कोर। दैट इज कि आपको एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं करना है। यू हैव प्रिपेयर सो वेल इन दिस थिंग। स्ट्रेंथ में आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है? वीकनेसेस पे आपको टाइम देना है, गिव टाइम ऑन ए वीकनेस। एंड आपको थ्रेट्स को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, करेक्ट? तो स्ट्रेंथ को क्या करना है? स्ट्रेंथ को हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, वीकनेसेस को हमें टाइम देना है, अपॉर्चुनिटी को हमें कैपिटलाइज करना है, और थ्रेट को हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। सर थ्रेट को हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करें? अब ये बताओ आप। तो भाई जब भी तू फर्स्ट बार या सेकंड बार कितनी बार भी रिवीजन करेगा ना, पीछे से उठाइयो, आगे से फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करने में तो उठा, हो गया कैपिटलाइज, नॉर्मल था, ठीक है? सर 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करा तो 3 स्टेप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट? व्हाट इज फोर्थ स्टेप? ग्रोथ शुड बी योर गोल, नॉट द रिजल्ट। कर्म पर फोकस करो, फल की चिंता ना कर, कृष्ण ने भी कहा था, राइट? तो ये एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है, बिकॉज सिलेबस इज वेरी ह्यूज, और अगर आप रिजल्ट के ऊपर टेंशन लेते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है? तो रोज की ग्रोथ शुड बी योर गोल,
कि आप जर्नल बनाओ, लिखो कि मुझे आज 2 चैप्टर कन्वर्ट करने थे, मगर मैं 1.5 चैप्टर कन्वर्ट कर पाया हूँ, 1.65 चैप्टर कन्वर्ट कर पाया हूँ, मतलब डेढ़ से ज़्यादा चैप्टर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेजेस। तो ये सब लिखो और हर एक चीज़ क्वांटिफाइड होनी चाहिए। क्वांटिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। व्हेन यू नॉर्मली आस्क मी, मीन्स सम ऑफ यू आर वाचिंग द वीडियो, तो आप जो मेरा ये आस्क मी एनीथिंग सेशन होता है आपका, नॉर्मली सैटरडेज़ को होता है 11 टू 12 होता है, सुबह-सुबह, मीन्स इट्स अ कप मीन्स अ टी सेशन नॉर्मली। एंड इसके अंदर जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो आप पूछते हो कि सर किस तरीके से हम इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकें, आई एम फीलिंग एंग्ज़ियस, सो दिस इज़ द थिंग, राइट? ग्रोथ शुड बी योर गोल, नॉट द रिजल्ट। ओके। सर वो तो सब सही है, हम चारों स्टेप समझ गए। अब अलग थोड़ी बात करते हैं, ये आपने ये पिक्चर कहाँ से लगा दी? ये क्या है ये? ओके। सो एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आती थी 8th और 9th में, दैट वाज़ माय फेवरेट पोएम, कि रोड नॉट टेकन। ओके, उसके अंदर एक फ्रेज़ होता था कि टू रोड्स डाइवर्ज इंटू वुड। आई हैव टेकन द one which is less walked, and that has made all the difference. So means I am a sort of a person who has chosen the less walked route. ठीक है, यू टेक इट लाइक दैट वाइज़, कि मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास टाइम है, जो सबने फॉलो करा है, वो फॉलो करो। 1 साल में 1 ही अटेम्प्ट दो, वो भी एक ही लेवल का, तो आप श्योरली क्लियर कर पाओगे। मैंने ये वाला रास्ता चुना है बिकॉज़ आई हैव माय पर्सनैलिटी डेवलप्ड लाइक दिस। आई एम बाय डिज़ाइन लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई आई हैव चोज़न दिस वन। ठीक है? नाउ तो ये सारी बातें हो गई। अब पॉइंट ये क्या आता है, सर व्हाई दिस चैनल एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस चैनल? हम इस पे क्या, मतलब आप क्या-क्या प्रोवाइड करोगे वगैरह-वगैरह। तो नॉर्मली बड़ी आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस चैनल फॉर द कोर फाइनेंस रूल्स, कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर, किसी को नहीं पता है कहाँ जाना है, क्या करना है। सब जनरल एडवाइस फेंक के चले जा रहे हैं कि क्या कर लो, क्या ना कर लो। कोई नहीं बता रहा है कि उसको किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाए, किस तरीके से हम अपने आप को पिच करें, अपने आप को मार्केटिंग करें कि जिससे हमें अच्छी जॉब मिल पाए, अच्छी चीज़ मिल पाए, और किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ। तो उसके लिए बनाया। ऑल अबाउट सीएफए तो है ही, सीएफए तो कवर करेंगे ही करेंगे। खाली सीएफए कवर नहीं करेंगे, हम बहुत सारी और भी चीज़ नहीं लेके आएँगे। हम इकोनॉमी को समझेंगे, हम बिज़नेस एट अ लार्ज को पकड़ेंगे, डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर्स के लिए मैं वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। एंड इकोनॉमी से रिलेटेड आपको इंडियन इकोनॉमी के डेप्थ में चलेंगे, ठीक है? स्टेट्स की इकोनॉमी को पकड़ेंगे, रूरल इकोनॉमी को पकड़ेंगे, हर एक म्युनिसिपैलिटी को तो कवरेज नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के स्ट्रक्चर्स को समझ के उसकी इकोनॉमी को समझेंगे। तो इस लेवल डेप्थ में जाएँगे हम, और इंडिया एज़ अ ग्रोथ स्टोरी को कवर अप करेंगे। इंडिया में इकोनॉमी में जो भी घटित हो रहा है, घटित हो चुका है, घटित होने वाला है, किस ट्रैजेक्टरी पे हम जा रहे हैं, किस स्पेस पे हम जा रहे हैं, तो सब कुछ कवरेज होगा इस वाले राइट। एंड सर आप ऑल अबाउट सीएफए बना लोगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। सी सी द पॉइंट इज़ दैट व्हाट आई बिलीव दैट इन योर लाइफ़टाइम, इन माय लाइफ़टाइम, राइट? We'll see India will become the world power. We'll surpass each and every nation in this world. राइट, दिस इज व्हाट माय बिलीफ इज, मींस यू कैन काउंटरैक्ट मी ऑन दैट पार्ट कि सर किस तरीके से हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता किस तरीके से हो जाएगा, बट दिस इज माय बिलीफ एंड दिस विल surely get happen. So how you can contribute to it, how can I contribute to it? I am contributing it by making you study, right? By making you think what makes you apart from others. You will be ahead of everyone after you think of that thing. Okay, so this is all about this thing. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक देता हूँ, जाके फॉलो करो, क्वेश्चन पूछो, इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। इंस्टेंट नहीं हो पाएगा तो 1-2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो जॉब के प्रेशर पे डिपेंड करता है। टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लेना, क्योंकि पॉइंट एक ये है कि स स्ट्रैटेजी हो या फिर कुछ भी आपको वन टू वन पूछना हो, कॉल पे हो, तो हम सैटरडेज़ को कनेक्ट करते ही हैं टी सेशन पे। चाय पे चर्चा वाली सेशन नहीं है, वन टू मैनी नहीं है। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ, इट्स अ इंटरैक्टिव सेशन। आई जस्ट मेक यू, मीन्स यू विल टॉक टू मी डायरेक्टली एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चन्स ऑन दैट पार्ट। ठीक है? तो दोस्त चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और देश को आगे बढ़ाते रहो। बाय बाय, सी यू, टाटा।